ठीक है जी, आगे अपने जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं वो है अपचायकों के चयन हेतु एलिंगम आरेख। ठीक है, कि जो अपने अपचायक पदार्थ है वो कौन सा प्रयोग में लेना है किसी भी धात्विक ऑक्साइड को अपचयित करने के लिए। तो उस धात्विक ऑक्साइड को अपचयित करने के लिए जो अपचायक पदार्थ काम में लिया जाएगा, कार्बन को लेंगे जिसको कोक बोला गया है, या कार्बन मोनोऑक्साइड को काम में लेंगे, या अन्य किसी पदार्थ अपचायक पदार्थ को काम में लिया जाता है। तो उस अपचायक पदार्थ के चयन के लिए अपने पास जो काम में आता है वो क्या है, एलिंगम आरेख को काम में लिया जाता है। ठीक है, तो आपने कहेंगे तत्वों के ऑक्साइडों के विरचन में जो मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा के लिए सबसे पहले आरेख का निरूपण किया था वो किसने किया था? HJT, एक साइंटिस्ट है हमारे पास, HJT एलिंगम। ठीक है, इन्होंने एक वक्र बनाया था जिसको अपने क्या नाम दिया जाता है, आज के टाइम में एलिंगम आरेख नाम दिया जाता है। इन्होंने जो वक्र बनाया था वो किसके मध्य बनाया था? इन्होंने तत्वों के ऑक्साइडों के विरचन में, इन्होंने जो वक्र बनाया वो किसके बीच में बनाया? तत्वों के ऑक्साइडों के विरचन में जो डेल जी जीरो की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है, डेल जी जीरो, और अपने कह सकते हैं यहाँ पर तथा जो विरचन में जो गिब्स ऊर्जा है, विरचन में अपने यहाँ पर नाम दिया गया है जो गिब्स ऊर्जा तथा ताप के मध्य आरेख खींचा। ठीक है, तो तत्वों के ऑक्साइडों के विरचन में जो गिब्स ऊर्जा तथा किसके मध्य इन्होंने आरेख खींचा था? तापमान के मध्य जो आरेख खींचा गया था उस आरेख को अपने नाम क्या देते हैं? एलिंगम आरेख उनको नाम दिया जाता है। कैसे तत्व ऑक्साइडों का निर्माण कैसे करते हैं? हमारे पास जैसे हमारे पास कोई तत्व है और उस तत्व के क्या करना है, अपने को किसी ऑक्साइड का निर्माण करना है। जैसे हमारे पास एक तत्व है, धातु है, वो धातु किसके साथ अभिक्रिया करती है? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है और किसका निर्माण कर देती है? धात्विक ऑक्साइड का निर्माण कर देती है। तो ये हमारे पास क्या बन गया? धात्विक ऑक्साइड बन गया। ये जो धातु थी वो किस अवस्था में हमारे पास यहाँ पर? ठोस अवस्था में, ऑक्सीजन गैस अवस्था में, और धात्विक ऑक्साइड की अवस्था भी कौन सी है हमारे पास? ठोस अवस्था। तो अपने ये क्या है? तत्वों के ऑक्साइड, ये जो तत्व है धातु M, इसका आपने क्या बनाया? ऑक्साइड का निर्माण किया। तो इस ऑक्साइड के निर्माण में जो इसकी गिब्स ऊर्जा तथा इसके तापमान के मध्य जो आरेख खींचा जाएगा उस आरेख को अपने यहाँ क्या कहा जाता है? एलिंगम आरेख इसको नाम दिया जाता है। तो अपने कहते हैं कि कोई एलिंगम आरेख वास्तव में क्या है कि जो 1 मोल ऑक्सीजन से अगर विभिन्न तत्वों के ऑक्साइडों का जो निर्माण किया जाए, ठीक है, आपने क्या करें यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन की मात्रा मैंने कितनी ली है? 1 मोल ली है। तो मैं कहता हूँ 1 मोल ऑक्सीजन से जो विभिन्न तत्वों के क्या बनाए गए? विभिन्न तत्वों के ऑक्साइड बनाए गए। ठीक है, जैसे हमारे पास धातु कोई, जैसे एल्यूमिनियम धातु ले ली, जिंक धातु ले ली, ठीक है, आयरन धातु ले ली, कॉपर धातु ले ली, तो उन सभी के ऑक्साइड बनाए गए। उन सभी के निर्माण में जो कॉमन चीज रखी गई कि उसके ऑक्साइड निर्माण में जो ऑक्सीजन गैस ली गई है, ऑक्सीजन गैस कितनी ली गई है अपने पास यहाँ पर? 1 मोल ऑक्सीजन गैस अपने ली गई है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 मोल जब ऑक्सीजन गैस ली गई तो उस 1 मोल ऑक्सीजन गैस से अपने क्या किया गया कि उसके लिए फिर क्या किया? जो ऑक्साइड बनाए तो उनके लिए जो गिब्स ऊर्जा का जो मान है उसके मान का आपने परिकलित किया। क्या किया आपने? 1 मोल ऑक्सीजन से विभिन्न तत्वों के ऑक्साइड बनाए और विभिन्न तत्वों के ऑक्साइड निर्माण में अपने पास क्या किया? उसमें जो गिब्स ऊर्जा है उस गिब्स ऊर्जा के मान को अपने क्या किया? ज्ञात किया। गिब्स ऊर्जा का जो मान ज्ञात करने का हमारे पास जो सूत्र है वो क्या था? RT नेचुरल लॉग K। इस सूत्र से हमने क्या किया? गिब्स ऊर्जा के विभिन्न तत्वों के ऑक्साइड के निर्माण में अपने जो डेल जी की गणना की गई। तो सभी तत्वों के जो ऑक्साइड बने उनके लिए जो गिब्स ऊर्जा का जो मान था वो गिब्स ऊर्जा का मान अपने को कैसा प्राप्त हुआ? भिन्न भिन्न प्रकार का अपने को प्राप्त हुआ। सामान्यतः ये देखा जाता है कि ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में ताप में वृद्धि पर डेल एच के मान में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता। सामान्यतः क्या देखा जाता है यहाँ पर कि जो सामान्यतः ये जो चीज़ देखी जाएगी इसमें, सामान्यतः इन अभिक्रियाओं में ताप में वृद्धि से डेल एच जीरो में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है।
ठीक है। तो ज़्यादा परिवर्तन अपने को देखने नहीं मिलता है अपने को कि जैसे जैसे अपने कहे कि जब अभिक्रिया होगी तो अभिक्रिया के अंदर अपने क्या कर रहे हैं, तापमान में परिवर्तन किया जा रहा है। तो तापमान में परिवर्तन करने से अपने पास जो डेल एच जीरो मतलब एंथैल्पी परिवर्तन, डेल एच जीरो का मतलब अपने यहाँ पर क्या लिया गया है, एंथैल्पी परिवर्तन, क्योंकि अपने एक समीकरण दी थी डेल जी जीरो बराबर डेल एच जीरो माइनस पी डेल एस जीरो की अपने बात की थी। इसको अपने क्या बोला था, हेल्महोल्ट्ज समीकरण बोला था। और इस हेल्महोल्ट्ज समीकरण के अंदर अपने क्या कहा था कि इस समीकरण के द्वारा अपने कोई भी जो अभिक्रिया है धातु क्रम का जो ऊष्मागतिक रूप से संभव है या नहीं, उसके लिए अपने इसके जिक्र किया था। तो अपने यहाँ पर कह रहे हैं कि सामान्यतः इस अभिक्रिया के अंदर जो तापमान को बढ़ाया जाए, अगर टी को बढ़ाया जाता है तो टी को बढ़ाने पर हमारे पास जो H में अपने को ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है। तो दूसरी चीज़ अपने पास यहाँ पर क्या रही कि दूसरी चीज़ हमारे पास रहेगी S को अपने क्या कहते हैं, एंट्रोपी। S क्या चीज़ हमारे पास, एंट्रोपी। एंट्रोपी से अर्थ क्या है, निकाय की अव्यवस्था। ठीक है। एंट्रोपी क्या होती है, निकाय की अव्यवस्था को क्या कहा जाता है, एंट्रोपी कहा जाता है। ठीक है। तो सामान्यतः अगर अपने देखते हैं इस अभिक्रिया को अगर देखें तो यहाँ पर ठोस और गैस मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, एक ठोस अणु का निर्माण कर रहे हैं। तो अपने कहे कि जब गैस से सामान्यतः किसका निर्माण हो रहा है, ठोस का निर्माण हो रहा है। अर्थात उक्त अभिक्रिया के अंदर जब धात्विक ऑक्साइड का जो निर्माण हो रहा है, तो धात्विक ऑक्साइड के निर्माण होने पर धात्विक ऑक्साइड किस प्रकार का है, हमारे पास ठोस अवस्था में प्राप्त हो रहा है। तो अपने कह सकते हैं कि धात्विक ऑक्साइड के ठोस अवस्था में बनने पर उक्त अभिक्रिया में जो एंट्रोपी है, उस एंट्रोपी में क्या देखने को मिल रही है, अपने को कमी देखने को मिल रही है। ठीक है। तो अभिक्रिया में अपने कह रहे हैं कि जो धातु ऑक्साइड हमें किस अवस्था में मिल रहा है, अपने को ठोस अवस्था में प्राप्त हो रहा है, जिससे अपने को इस अभिक्रिया में एंट्रोपी के मान में क्या देखने को मिलेगी, अपने को कमी देखने को मिलेगी। अर्थात अपने कह सकते हैं कि यहाँ पर जो डेल एस में जो परिवर्तन अपने को देखने को जो मिल रहा है, वो कैसा देखने को मिल रहा है, अपने को ऋणात्मक परिवर्तन देखने को यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है। तो जो डेल एस के मान में अपने को क्या देखने को मिलेगा, ऋणात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब डेल एस के मान में जब ऋणात्मक परिवर्तन आपको देखने को जो मिलेगा, तो इस अभिक्रिया को अगर देखा जाए तो इस अभिक्रिया में अपने देखते हैं कि यहाँ पर आपने जो लिखा है डेल जी जीरो बराबर डेल एच जीरो माइनस टी डेल एस जीरो। तो अपने कहते हैं कि डेल एस का मान कैसा प्राप्त हो रहा है, अपने को ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है, जिससे अपने क्या लिख सकता हूँ, डेल जी जीरो बराबर डेल एच जीरो माइनस टी, और इसका मान कैसा है अपने पास, मान अपने पास कैसा है, इसका ऋणात्मक मान मेरे को प्राप्त हो रहा है। तो ऋणात्मक मान होने से अपने यहाँ पर कहा जा सकता है कि जो टी डेल एस का मान होगा, वो टी डेल एस का मान कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव प्राप्त हो जाएगा। तो डेल एच जीरो प्लस कैसा हो जाएगा, टी डेल एस जीरो। तो अपने कहते हैं कि डेल एस जीरो के मान का ऋणात्मक होने से जो टी डेल एस जीरो का जो मान है वो कैसा प्राप्त हो जाता है, अपने को पॉजिटिव प्राप्त हो जाता है। और टी डेल एस के मान पॉजिटिव प्राप्त होने से अपने यहाँ पर क्या कहा जा सकता है कि जो जी का मान है, क्योंकि अपने पता है कि जो अभिक्रिया है सामान्यतः कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। ये जो अभिक्रिया है वो कैसी है, ऊष्माक्षेपी प्रकृति की है। तो ऊष्माक्षेपी प्रकृति के होने के कारण से जो H का मान है, वो H का मान तो हमारे पास कैसा है, नेगेटिव प्रकार का है। और दूसरा कह रहे हैं कि तापमान में परिवर्तन से यहाँ पर H के मान में ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलता, ये तो सब अभिक्रिया के लिए स्थिर सा रहता है। तो अपने कहेंगे जैसे जैसे ताप बढ़ेगा, तो ताप बढ़ने से ये तो मान क्या लगभग कांस्टेंट बना हुआ है, मान कौन सा बढ़ रहा है, ये मान टी का मान बढ़ने से ये मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जिससे अपने ये कह रहे हैं कि इस चिन्ह को अगर मैं देखूं ये ऋणात्मक और ये क्या धनात्मक है। तो सामान्य परिस्थिति में जब अभिक्रिया शुरू की थी तब तो ये मान ज्यादा था, लेकिन जैसे जैसे टी बढ़ता जाएगा ये जो मान है पॉजिटिव मान वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और पॉजिटिव मान के बढ़ने से अपने ये कह सकते हैं कि जो गिब्स ऊर्जा में जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, वो गिब्स ऊर्जा में जो परिवर्तन आपको कैसा देखने को मिलेगा, पॉजिटिव परिवर्तन देखने को मिलेगा। अर्थात ये कह सकते हैं कि तापमान में वृद्धि के साथ साथ जो गिब्स ऊर्जा का मान है वो उच्चता की ओर अग्रसित हो रहा है। अर्थात डेल जी के मान में आपको वृद्धि देखने को मिल रही है। तो अपने यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाला कि जो एलिंगम आरेख है वो एलिंगम आरेख तापमान के बढ़ने के साथ साथ जो आरेख अपने को प्राप्त होंगे, वो आरेख कैसे प्राप्त होंगे, इन आरेखों की जो ढाल होगी वो ढाल हमारे पास कैसे प्राप्त होगी, ढाल अपने को धनात्मक प्रवृत्ति की ढाल प्राप्त होती है। तो इन आरेखों की जो ढाल होगी वो कैसे प्राप्त होगी, अपने को धनात्मक प्रवृत्ति की प्राप्त होती है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एलिंगम आरेखों की जो ढाल है वो धनात्मक प्रवृत्ति की क्यों प्राप्त होती है, तो अपने इस अभिक्रिया का जिक्र करेंगे। यहाँ पर पहला पॉइंट कहेंगे अपने कि सामान्यतः जो इन अभिक्रियाओं में जो डेल एच का मान कैसा होता है, ऋणात्मक प्रवृत्ति का होता है, लेकिन
तापमान में परिवर्तन के साथ डेल एच के मान में परिवर्तन देखने को अपने को नहीं मिलता, पहला पॉइंट। दूसरा आपने कहा कि ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि अपने धात्विक ऑक्साइड जो ठोस अवस्था में बन रहा है, अर्थात अपने को एंट्रोपी भी क्या देखने को मिल रही है, कमी देखने को मिल रही है। एंट्रोपी में कमी देखने का मतलब हो गया कि डेल एच जीरो में जो परिवर्तन है वो कैसा हो रहा है, ऋणात्मक। अब डेल एच जीरो के मान में अगर ऋणात्मक परिवर्तन हो रहा है तो टी डेल एच का मान कैसा हो जाएगा, अपने पास धनात्मक प्रवृत्ति का प्राप्त होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे टी का मान बढ़ेगा, तापमान का बढ़ेगा, तो तापमान बढ़ने से टी डेल एच जो धनात्मक मान है उसमें आपको क्या देखने को मिलेगी, उस समय हमारे पास जो कंडीशन आएगी वो कंडीशन आपको ये देखने को मिलेगी, अपने कह सकते हैं कि डेल एच जीरो से जो टी डेल एस जीरो का जो मान है वो क्या प्राप्त होगा, अपने को ज्यादा प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये स्थिति आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी और इस स्थिति के कारण से अपने क्या देते हैं कि जैसे से ये स्थिति कब मिलेगी, तापमान में वृद्धि से ये स्थिति देखने को मिलेगी, जिससे गिब्स ऊर्जा का मान कैसा प्राप्त हो जाता है, अपने को धनात्मक प्राप्त हो जाता है। तो गिब्स ऊर्जा तापमान बढ़ने से कैसे प्राप्त होगी, धनात्मक। अर्थात इन एलिंगम आरेखों की जो ढाल है वो ढाल आपको कैसे देखने को मिलेगी, पॉजिटिव प्रकार की देखने को मिलेगी, अर्थात ढाल आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये अपने बात कर दिया कि जो गिब्स जो एलिंगम आरेख की जो ढाल है वो ढाल कैसी होती है, हमारे पास धनात्मक प्रवृत्ति की ढाल अपने को प्राप्त होती है। तो आपने पहली बात कर दी कि जो एलिंगम आरेखों की जो ढाल है वो ढाल कैसी होती है, हमारे पास धनात्मक प्रवृत्ति की। तो आपने यहाँ पर वक्र खींचा जाए तो वक्र किस किस के बीच में आना है, आपने को बता कि ऑक्सीजन का जो डेल जी जीरो का मान है किसमें प्राप्त होगा, किलो जूल प्रति मोल में आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो जाने पर बढ़ेगा। तो यहाँ पर दिया गया तापमान किसमें दिया गया, केल्विन में दिया गया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो खींचा गया वक्र है वो वक्र क्या कहलाता है, एलिंगम वक्र कहलाता है। ठीक है, तो ये एलिंगम वक्र हो गया। आपने कहा कि इन एलिंगम वक्रों के जो सामान्य निष्कर्ष देखें, यहाँ पर ये जो एलिंगम वक्र हो गया, अब मैं कहता हूँ कि इसका सामान्य निष्कर्ष क्या प्राप्त होता है अपने को, तो इसके निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, तो निष्कर्ष कैसे निकलेंगे अपने पास, तो अपने पास कहते हैं कि पहला निष्कर्ष तो ये आया कि इन वक्रों की जो ढाल है वो ढाल कैसी होती है, हमारे पास धनात्मक होती है। धनात्मक होने का मतलब ये गिब्स ऊर्जा का मान इस पॉइंट पर मैं बात करता हूँ जीरो है और नीचे की तरफ जाने पर कह रहे हैं गिब्स ऊर्जा का मान में क्या देखने को मिल रही है, आपको वृद्धि देखने को मिल रही है। जैसे ये मैं बात कर सकता हूँ, ये मान आपके पास हो गया यहाँ पर इस तरह से आपके मान इसमें बढ़ते जा रहे हैं, जैसे ये 200, ये 400, ये 600 और ये कितना होगा 800। इस तरह से माइनस में मान प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो माइनस के मानों को भी बराबर 4 भागों में अपने यहाँ पर बांट लिया। तो मैं कहता हूँ यहाँ पर ये हो गया जैसे आपके पास माइनस का 200, माइनस 400, माइनस 600 और माइनस 800। इस पॉइंट पर आपके पास गिब्स ऊर्जा का मान क्या है, 0 है। तो अपनी पहली बात तो कही कि जैसे जैसे अपने ताप बढ़ेंगे तो किसी धातु ऑक्साइड का जो विरचन करवाया जाएगा, धातु ऑक्साइड का विरचन हमने कैसे करवाया था, धातु प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, यहाँ पर धात्विक ऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। तो धात्विक ऑक्साइड सॉलिड, ऑक्सीजन गैस, ये सॉलिड। तो इनके जो विरचन के जो मान है जैसे जैसे विरचित होंगे इनके मान अपने जो ढाल है वो ढाल अपने को कैसे प्राप्त होगी, धनात्मक प्रवृत्ति की ढाल आपको प्राप्त हो रही है। दूसरी अगर अपने यहाँ पर अगर समीकरण को देखा जाए, हमारे पास दूसरा निष्कर्ष अगर अपने निकालें तो हमारे पास जो समीकरण आती है डेल जी जीरो बराबर माइनस आर टी नेचुरल लॉग के, इस समीकरण को अगर देखा जाए तो इस समीकरण से अपने क्या कहते हैं कि जी के मान ऋणात्मक होने पर ही अभिक्रिया क्या होती है, अग्र दिशा में संपन्न होती है। तो अपने कह सकते हैं इस समीकरण से अपने कह सकते हैं कि जी का मान कैसा प्राप्त हो, ऋणात्मक प्राप्त होने पर अभिक्रिया अग्र दिशा में संपन्न होगी। तो बार बार अपने कह रहे हैं कि जब भी आपको जी का मान ऋणात्मक प्राप्त होगा तभी अभिक्रिया क्या होगी, अग्र दिशा की ओर क्या होगी, संपन्न होगी।
ठीक है। अब कहते हैं कि अपने कहा था H के मान में तो ज़्यादा परिवर्तन देखने को अपने को मिलता नहीं है। होता क्या है कि अपने पास ये जो परिवर्तन आएगा वो परिवर्तन किसके कारण से संभव है? अपने कहते हैं प्रवस्था परिवर्तन से संभव है। कब संभव है? प्रवस्था परिवर्तन से ये जो अपनी प्रक्रिया है वो संभव है। और प्रवस्था परिवर्तन से मेरा जो मतलब है वो क्या है? ठोस, ठोस से द्रव और द्रव से गैस। जब किसी अभिक्रिया में ये परिवर्तन देखने को मिलता है कि अगर अभिकारक जो निकाय है वो निकाय किस अवस्था में? ठोस अवस्था से द्रव अवस्था, या द्रव अवस्था किसमें बदल रही है? गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो रही है, अर्थात निकाय में अव्यवस्था बढ़ती है। इस प्रक्रिया में ये जब चीज होती है तब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि जो निकाय है उस निकाय में क्या देखने को मिलेगी? अव्यवस्था बढ़ेगी। ठीक है, इस प्रक्रिया में क्या होगी? निकाय में अव्यवस्था बढ़ेगी। और निकाय में अव्यवस्था बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि जो डेल एस जीरो का जो मान है, इससे जो निष्कर्ष निकलेगा वो क्या होगा? डेल एस जीरो का मान अपने को कैसा प्राप्त हो रहा है? धनात्मक प्रवृत्ति का प्राप्त होगा। निकाय में अव्यवस्था बढ़ने से डेल एस जीरो का जो मान अपने को प्राप्त होता है वो कैसा प्राप्त होता है? अपने को धनात्मक प्राप्त होता है। और इस स्थिति में क्या होता है कि जो उच्च ताप पर अगर मैं बात करता हूँ, इस स्थिति में क्या होगा कि अगर तापमान को बढ़ाया जाता है उच्च ताप पर, क्या देखने को मिलता है कि डेल एच जीरो लेस देन टी डेल एस जीरो। ये कंडीशन कब आएगी? जब तापमान को क्या कर दिया जाए? बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, और जिससे आपके पास ये स्थिति आने का मतलब क्या हो गया कि जब ये स्थिति हमारे पास जब आती है तो अपने कहते हैं कि जो गिब्स ऊर्जा का जो मान है वो गिब्स ऊर्जा का मान आपको कैसा प्राप्त होता है? ऋणात्मक प्रवृत्ति का प्राप्त अपने को हो जाता है। ठीक है, अगली अपने कहते हैं यदि दो निकाय, अगर किसी निकाय में दो अभिक्रियाएं एक साथ संपन्न हो रही है, ठीक है, दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति क्या कहते हैं कि अपने कहते हैं कि यदि किसी निकाय में दो अभिक्रियाएं एक साथ, दो अभिक्रियाएं संपन्न हो रही है, ठीक है, कोई भी निकाय है, कोई भी सिस्टम है, उसमें दो अभिक्रियाएं एक साथ संपन्न हो रही है, तो अपने कहते हैं कि जो परिणामी डेल जी जीरो का मान है ऋणात्मक होने पर, तो दोनों अभिक्रियाओं का जो परिणामी टोटल जो है परिणामी डेल जी जीरो नेगेटिव होगा। मतलब किसी भी स्थिति में अगर अकेली हो रही है तो भी डेल जी जीरो का मान कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। और अगर कोई निकाय दो अभिक्रियाएं साथ साथ संपन्न हो रही है तो उन दोनों का जो टोटल मान है वो कैसा होना चाहिए? नेगेटिव प्राप्त होने पर ही अभिक्रिया किस दिशा में संपन्न होगी? अग्र दिशा में संपन्न होगी। ठीक है, तो किसी भी कंडीशन में बात करें कि डेल जी जीरो का मान आपको कैसा चाहिए? नेगेटिव प्रवृत्ति का ही चाहिए। ठीक है, चौथी कंडीशन क्या होता है कि धात्विक ऑक्साइडों के जो निर्माण में जो डेल जीरो का जो मान अपने को पता चल गया किस पर निर्भर कर रहा है? तापमान पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो अपने कहते हैं किसी अभिक्रिया के लिए वह तापक्रम निर्धारित करता है जिस पर अपने कह दिया यहाँ पर जो मेन जो इससे निष्कर्ष निकलकर सामने आया कि अपने कहते हैं कि डेल जी जीरो का जो मान निर्धारण है वो मान का निर्धारण कौन करता है? तापमान करता है। कौन निर्धारित करता है इस चीज को? तापमान निर्धारित करेगा कि तापमान बढ़ रहा है या तापमान क्या हो रहा है हमारे पास? कम हो रहा है। तो आपने कह सकते हैं कि किसी अभिक्रिया के लिए कि जो अच्छा अपचय कौन है, ठीक है, अपने यहाँ पर कहते हैं कि अगर अच्छा अपचय कार्बन है या कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो इसका जो निर्धारण कौन करेगा? तापमान करेगा। ठीक है, तो अपने यहाँ पर जो मेन चीज निकल कर आई कि जो अपचायक का जो निर्धारण है, अपचायक का निर्धारण कौन करता है? ठीक है, तापमान करता है कि अपचायक कौन सा चुनेंगे अपने को या कार्बन मोनोऑक्साइड का चयन किया जाएगा, उसका निर्धारण कौन कर रहा है? हमारे पास तापमान इस चीज का निर्धारण कर रहा है कि किस तापमान पर जो अभिक्रिया स्वतः संपन्न होगी और किस तापमान पर अभिक्रिया स्वतः संपन्न नहीं होगी। ठीक है, अब अपने पास यहाँ पर ये तो निष्कर्ष हो गए, चारों निष्कर्ष अपने देख लिए, इसके क्या क्या निष्कर्ष अपने को प्राप्त हो रहे हैं। अब
बात कर रहे हैं कि ये एलिंगम आरेख अपने को दिया क्यों गया है, क्या जरूरत क्या पड़ी, तो अपने करते हैं इस एलिंगम आरेख की विवेचना करते हैं अपने इसकी। एलिंगम आरेख की क्या की जा रही है, विवेचना की जा रही है। पहला क्या काम आ रही है, अपचायकों के चयन में सहायक है। पहला इसका जो मेन यूज है वो क्या है कि अपचायकों के चयन में ये क्या है, सहायक है। दूसरा अपने यहां पर कहते हैं कि प्रवस्था परिवर्तन जब होगा, प्रवस्था परिवर्तन, अब प्रवस्था परिवर्तन दो तरीके से मेरे पास हो सकता है। पहला तरीका क्या हो सकता है कि अपने ठोस को द्रव में बदले, ठोस से द्रव में परिवर्तन, या द्रव से किसी परिवर्तन हो, गैस में परिवर्तन हो। इस परिवर्तन में देखें तो एंट्रोपी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इस परिवर्तन में आपके सामने जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, एंट्रोपी में क्या देखने को मिलेगी, आपको वृद्धि देखने को मिलेगी, अर्थात पहला जीरो का जो मान है वो कैसा प्राप्त होगा अपने को, पॉजिटिव। दूसरी स्थिति हमारे पास क्या हो सकती है, गैस से द्रव में परिवर्तन या द्रव से किसी परिवर्तन, ठोस में परिवर्तन। तो इस स्थिति में अपने कह सकते हैं कि जो एंट्रोपी में क्या देखने को मिलती है, कमी देखने को मिलती है, अर्थात डेल्टा जीरो का जो मान है वो कैसा प्राप्त होता है, आपको नेगेटिव मान उसका प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये जो प्रवस्था परिवर्तन है, उस प्रवस्था परिवर्तन से एंट्रोपी का मान बढ़ रहा है या एंट्रोपी का मान घट रहा है, ये आपके सामने यहाँ पर रिजल्ट निकल कर आता है। ठीक है, अगर किसी भी अभिक्रिया में प्रवस्था परिवर्तन नहीं होता है, अगर प्रवस्था परिवर्तन नहीं होता है तो जो आरेख है वो सीधी रेखा में प्राप्त होता है। मेन चीज यहाँ से क्या देखने को मिलती है, या एंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी, कभी आरेख में परिवर्तन देखने को मिलेगा। अगर अपने कहते हैं कि प्रवस्था परिवर्तन नहीं हो तो आरेख सीधा प्राप्त होता है। ठीक है, तो या तो आरेख ऊपर की तरफ जा रहा है या अपने पास कह रहे हैं कि आरेख कुछ स्थितियों में क्या आएगा, नीचे की तरफ भी आएगा। ठीक है, पहले दूसरी स्थिति। और तीसरी स्थिति अपनी कही अगर प्रवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो आरेख अपने को कैसा प्राप्त होता है, सीधा आरेख अपने को प्राप्त होता है। ठीक है, तो आरेख कब सीधा प्राप्त होगा, कब उच्चतर वृद्धि होगी, कब निम्नतर की तरफ जाएगा और कब सीधा जाएगा, वो किस चीज पर निर्भर कर रहा है, प्रवस्था परिवर्तन पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो मेन चीज इसमें आई प्रवस्था परिवर्तन की। अब अपने कहते हैं आरेख में वह बिंदु जिसके नीचे G का मान ऋणात्मक होता है, वहां पर वो धात्विक ऑक्साइड क्या होता है, स्थायी होता है। जैसे अपने पास ये है, तो ये आरेख इस बिंदु से नीचे, जैसे अपने विभिन्न प्रकार के मैं आरेखों का निर्माण करता हूँ, ये मेरे पास आरेख बने, विभिन्न प्रकार के आरेख बने, विभिन्न धात्विक ऑक्साइडों के मैं आरेख बना रहा हूँ। तो कह रहा हूँ कि कोई भी धात्विक ऑक्साइड स्थायी कब है, तो स्थायी कब स्थायी है, जैसे मैं कह सकता हूँ कि ये जो तापमान है, इस तापमान से नीचे जब तक उसके गिब्स ऊर्जा का मान ऋणात्मक है तब तक वो जो धात्विक ऑक्साइड क्या है, स्थायी है। जैसे ये बारीक देखो इस वक्र से ऊपर चला गया, इस पॉइंट से ऊपर चला गया, क्योंकि ये पॉइंट क्या है, शून्य का है, यहाँ पर गिब्स ऊर्जा का मान क्या है, शून्य प्राप्त हो रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे वक्र इस शून्य से ऊपर की तरफ जाएगा वो धात्विक ऑक्साइड कैसा हो जाएगा, अस्थायी प्रवृत्ति का हो जाएगा। ठीक है, तो अपने कहते हैं कि इसमें मेन बात क्या आती है कि जब अपने पास डेल जी जीरो का मान कैसा हो, ऋणात्मक हो, तभी धात्विक ऑक्साइड क्या होता है, स्थायी होता है। ठीक है, तो धात्विक ऑक्साइड के स्थायी होने का जो मेन चीज है कि डेल जी जीरो का मान क्या है, ऋणात्मक होना चाहिए, और जिस बिंदु पर ये मान कैसा हो जाए, धनात्मक हो जाए, उस बिंदु पर अपने पास जो धात्विक ऑक्साइड है वो कैसा हो जाता है, अस्थायी हो जाता है, अर्थात स्वतः अपघटित होना प्रारंभ हो जाता है। तो स्वतः अपघटन का जो कारण है वो क्या होता है हमारे पास, कि जब गिब्स ऊर्जा का मान, जिस ताप पर गिब्स ऊर्जा का मान धनात्मक प्रवृत्ति का प्राप्त हो जाता है, उस समय ये कहा जाता है कि हमारे पास जो धात्विक ऑक्साइड है वो कैसा हो जाता है, अस्थायी हो गया, और उस समय उस धात्विक ऑक्साइड का अपघटन होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपने कहते हैं कि जहां पर वक्रों का प्रतिच्छेदन हो रहा है वहां पर गिब्स ऊर्जा का मान कैसा होता है, शून्य होता है। ठीक है, अब अपने कहा कि वक्रों का प्रतिच्छेदन, देखो यहाँ पर ये वक्र ऊपर से कहाँ है,
नीचे की तरफ आ रहा है और ये वक्र अपने पास नीचे से कहाँ प्राप्त हो रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर दो वक्रों का प्रतिच्छेदन हो रहा है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। उस पॉइंट पर अपने कह रहे हैं कि गिब्स ऊर्जा में जो परिवर्तन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, हमारे पास शून्य प्रवृत्ति का देखने को अपने को मिल रहा है। ठीक है, तो अपने कहते हैं कि इस प्रतिच्छेदन बिंदु से ऊपर और इस प्रतिच्छेदन बिंदु से नीचे अगर अपने बात की जाए तो अपने बात करते हैं यहाँ पर। अब ये जो दो धातु ऑक्साइड है, इसको मैं ए नाम देता हूँ और इसको नाम दे दिया, ये दूसरा मैंने ये प्रतिच्छेदित किया था, इसको नाम देता हूँ बी। ठीक है, ये धातु ऑक्साइड ये हो गया और ये धातु ऑक्साइड ये हो गया। तो मैं कहता हूँ कि इस प्रतिच्छेदित बिंदु से ऊपर यहाँ तक, ठीक है, इस प्रतिच्छेदित बिंदु से ऊपर तो कौन सा धातु ऑक्साइड स्थायी है, ये वाला धातु ऑक्साइड स्थायी है। क्यों? क्योंकि इस प्रतिच्छेदित बिंदु से नीचे इसका मान क्या है, ऋणात्मक है। जैसे इसने क्रॉस किया तो अब ये तो चला गया ऊपर और ये कहाँ गया, नीचे। तो जैसे ही नीचे आया तो हमने कहा कि इस ए और धातु ऑक्साइड का मान कैसा हो गया, ऋणात्मक हो गया। ठीक है, तो इसका मान ऋणात्मक हो गया। जैसे ही अपने कहते हैं इस तापमान जो अपने ये वाला जो तापमान है इसको मैं यहाँ पर T तापमान मान रहा हूँ, ठीक है, या TA तापमान मान लेते हैं। तो मैं कहता हूँ TA तापमान से नीचे तापमान पर कौन सा धातु ऑक्साइड स्थायी है, DO धातु ऑक्साइड स्थायी है। लेकिन इस TA तापमान से जैसे ही ऊपर जाएंगे तो ये वाला वक्र कहाँ गया, नीचे। उस समय कौन सा धातु ऑक्साइड स्थायी हो जाता है, AO धातु ऑक्साइड क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। अर्थात इस तरह से प्रतिच्छेदित कर रहा है। तो अपने कहते हैं जिसका मान ज्यादा ऋणात्मक होगा वही धातु ऑक्साइड क्या होता है, ज्यादा स्थायी होता है। तो यहाँ पर क्या है, इस पॉइंट से पहले तो इसका स्थायित्व ज्यादा है और जैसे इस पॉइंट से ऊपर चला गया तो ये मान तो ऊपर चला गया, तापमान जैसे TA तापमान से बढ़ा तो ये वाला वक्र तो ऊपर आ गया और ये वाला वक्र कहाँ गया, नीचे। जैसे ये वक्र नीचे आया, अपने का TA मान से ज्यादा होने पर अपने कहते हैं कौन सा धातु ऑक्साइड स्थायी हो जाएगा, AO धातु ऑक्साइड क्या है, आपके पास ज्यादा स्थायी हो जाता है। ठीक है, अब अपने बात करते हैं कि कोई भी अगला जो पॉइंट है, यहाँ पर ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि अपने पास यहाँ पर कहा कि धातु ऑक्साइड का जो स्थायित्व है वो प्रतिच्छेदित बिंदु के आधार पर अगर मैं देखें तो मैं यहाँ पर इसमें कह सकता हूँ कि TA तापमान से ज्यादा पर, TA से ज्यादा हो तो कौन ज्यादा स्थायी होगा, AO धातु ऑक्साइड क्या होगा, स्थायी। अगर TA से कम है तो कौन सा धातु ऑक्साइड स्थायी होगा, BO धातु ऑक्साइड क्या होगा, ज्यादा स्थायी। एक सिंपल सा एग्जांपल लेके मैंने आपको समझाया है यहाँ पर कि कौन से धातु ऑक्साइड का स्थायित्व कम होता है और कौन से धातु ऑक्साइड का स्थायित्व क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, अगला पॉइंट अपने पास वही आ रहा है कि किसी भी रासायनिक परिवर्तन के होने के लिए ऊष्मागतिक आधार पर यह कहा गया है कि गिब्स ऊर्जा का मान कैसा होना चाहिए, ऋणात्मक प्रवृत्ति का होना चाहिए। यदि गिब्स ऊर्जा का मान धनात्मक प्रवृत्ति का है तो वो अभिक्रिया अग्र दिशा की ओर अग्रसित नहीं होती है। ये बार बार वही पॉइंट आ रहा है अपने पास यहाँ पर। ठीक है, अब अपने कहते हैं कि जो धात्विक ऑक्साइडों का अगर अपने को गलनांक प्राप्त अगर हो जाता है, अगला पॉइंट हमारे पास क्या आता है कि अपने कहते हैं कि यदि धात्विक ऑक्साइडों का गलनांक ताप प्राप्त हो जाए, ठीक है, यदि अपने को क्या प्राप्त हो जाए, धात्विक ऑक्साइडों का गलनांक ताप प्राप्त हो जाए तो वक्र में अचानक परिवर्तन देखने को मिलता है। तो क्या होता है अपने पास, तो वक्र में अचानक परिवर्तन होगा। अचानक परिवर्तन मतलब ये देखो मान धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे कम हो रहे हैं। अगर उसका गलनांक या क्वथनांक ताप प्राप्त हो जाता है तो ये वक्र है, इस तरह से अचानक इसमें परिवर्तन आ गया। देखिए अचानक एक टर्म पॉइंट पर ये आ गया, मतलब अभिक्रिया किस तापमान पर होने की, TA तापमान पर। लेकिन उस TA तापमान से पहले ही वो धात्विक ऑक्साइड क्या हो गया, ठोस अवस्था जिसमें प्राप्त हो गया। अपने पास यहाँ पर जो धातु है वो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में अपने को प्राप्त हो जाती है। ठीक है, ऐसा परिवर्तन अपने को कैसे देखने को मिला है, सामान्यतः देखो यहाँ पर किस अवस्था में है, धातु ठोस अवस्था में है। अगर वो ठोस से जैसे अभिक्रिया करानी, जैसे अभिक्रिया तोड़ी है यहाँ पर 2000 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन उस धातु का जो गलनांक ताप है वो कितना है, 1800 डिग्री सेल्सियस है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि धातु अपने पास किस अवस्था में होगी, लिक्विड अवस्था में होगी। ये हमारे पास ऑक्सीजन तो गैसीय अवस्था में थी और धात्विक ऑक्साइड हमारे पास ठोस अवस्था में था। तो अपने को देखो यहाँ पर अपने किस स्थिति के अंदर आ गए कि हमारे पास
परिवर्तन देखने को मिला। परिवर्तन क्या देखने को मिला? अपने को यहाँ पर जो एंट्रोपी है, उस एंट्रोपी में पहले क्या थी? ठोस थी। अब एंट्रोपी क्या होगी? द्रव हो गई। तो ठोस से जब द्रव हो जाती है, हमारे पास जो स्थिति आ रही है वो कौन सी आ रही है? अगर अपने देखें, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, ये वाली स्थिति आ गई, ठोस, द्रव, गैस। मतलब एंट्रोपी के मान में आपको क्या देखने को मिल रही है? वृद्धि देखने को मिल रही है। तो इस समय क्या हो जाती है? एंट्रोपी के मान में आपको क्या देखने को मिलेगी? वृद्धि देखने को मिलेगी। और अपने पास यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो डेल एस का जो मान है, ठीक है, और यहाँ पर अगर धात्विक ऑक्साइड भी आपको किस अवस्था में प्राप्त हो जाए? दूसरी स्थिति आपके पास क्या है कि धातु तो हमारे पास ठोस अवस्था में है, ये गैस, और जो धात्विक ऑक्साइड है वो किस अवस्था में आ जाए? द्रव अवस्था में आ जाए। तब आपको क्या देखने को मिलेगा? गैस, द्रव, ठोस। इस समय आपको क्या देखने को मिलता है कि जो एंट्रोपी है, उस एंट्रोपी में आपको कमी देखने को मिलती है। ठीक है, तो अगर एंट्रोपी धात्विक ऑक्साइड का, अपने यहाँ पर क्या है कि यदि धात्विक ऑक्साइड का गलनांक, मतलब धात्विक ऑक्साइड का गलनांक प्राप्त होता है, तो डेल एस का मान क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और डेल एस का मान नेगेटिव होने से टी डेल एच, ये जो टी डेल एस का मान है वो कैसा प्राप्त हो जाएगा? अपने को पॉजिटिव प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि हमने ये कहा था डेल जी जीरो बराबर डेल एच जीरो माइनस टी डेल एस। तो ये मान अगर नेगेटिव हो गया, तो ये मान नेगेटिव होती, टोटल मान कैसा हो जाएगा? हमारे पास पॉजिटिव मान अपने को प्राप्त हो जाएगा। और इस कंडीशन में हमारे पास जो डेल जी का मान है वो कैसा प्राप्त होता है? पॉजिटिव प्राप्त होता है। और डेल जी का मान पॉजिटिव प्राप्त होने का मतलब अभिक्रिया अग्र दिशा की ओर अग्रसित नहीं होगी। और अगर अपने पास कौन सी स्थिति आए? टी डेल एस का मान अपने पास कैसा प्राप्त हो? पॉजिटिव प्राप्त हो। अगर स्थिति ये वाली आती है तो इस स्थिति में कहता है कि जो अभिक्रिया तीव्रता से होती है, इस स्थिति में हमारे पास जो अभिक्रिया होगी वो क्या होगी? हमारे पास इस वाली स्थिति में, सॉरी, इस स्थिति में अभिक्रिया क्या होती है? तीव्रता से होती है। और इस वाली स्थिति में अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। तो दो स्थितियां मैंने बता दी। यदि धातु द्रव अवस्था में आ जाए, धातु का गलनांक प्राप्त हो जाए, तो एंट्रोपी बढ़ेगी। और यदि धात्विक ऑक्साइड का गलनांक प्राप्त हो जाता है तो एंट्रोपी क्या होगी? घटेगी। ठीक है, तो दो स्थितियां आपने यहाँ पर पढ़ी, और इन दोनों स्थितियों के आधार पर अपने इसमें आसानी से क्या है? परिवर्तन अपने को देखने को मिलता है। समझ में आ गई आपको? दो इंपॉर्टेंट स्थितियां हैं। देखिए, ये हमारे पास मेन स्थिति थी। इस मेन स्थिति में पहला मैंने कहा यदि धातु का गलनांक प्राप्त होता है तो एंट्रोपी क्या होगी? बढ़ेगी। उस स्थिति में डेल जी का मान कैसा होगा? अपने पास नेगेटिव होगा। ठीक है, अर्थात अभिक्रिया तीव्रता से संपन्न होगी। दूसरी स्थिति में कहा यदि धात्विक ऑक्साइड का गलनांक प्राप्त हो जाता है तो क्या होगा? हमारे पास एंट्रोपी घटेगी और डेल जी का मान कैसा प्राप्त हो जाएगा? पॉजिटिव प्रकार का अपने को प्राप्त हो जाएगा। तो दो स्थितियां यहाँ पर अपने को ध्यान रखनी है कि जो वो गलनांक है वो धातु का है या वो गलनांक अपने पास धात्विक ऑक्साइड का अपने को प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये अपने पास एलिंगम आरेख के बारे में बता दिया। कुछ सीधी दी जाती है, कुछ में अचानक परिवर्तन देखने में मिलता है, कुछ के मान पहले से पॉजिटिव होते हैं। आपने यहाँ पर कहा था स्वतः अपचयन के लिए कहा था कुछ धात्विक ऑक्साइडों का अपचयन स्वतः ही हो जाता है, अर्थात गर्म करने पर ही वो अपचयित हो जाते हैं, क्योंकि उनके मान पहले से, किस ऊर्जा के मान पहले ही मैंने क्या दर्शा रखे हैं? देखो, धनात्मक प्रवृत्ति के मान दर्शा रखे हैं। तो इनके लिए अपचायक पदार्थ की आवश्यकता अपने को नहीं पड़ती है। तो ये क्वेश्चन है, जितने भी मैंने आपको पॉइंट बताए वो सारे क्वेश्चन बने। अब अपने पास आती है इस एलिंगम आरेख की सीमाएं। ठीक है, इसकी सीमा क्या है? तो इसकी सीमाओं के बारे में बात करें तो ये आरेख जो है ऊष्मागतिक व्याख्या करता है, अर्थात किसी धातु ऑक्साइड का जो अपचयन है किस ताप पर हो रहा है। ठीक है, ये क्या बताता है कि आपने को, ये जो अपने क्या बताता है? धात्विक ऑक्साइड, या अपने कहते हैं कि धात्विक ऑक्साइड का अपचयन किस ताप पर हो रहा है, इसके बारे में बताता है। ठीक है, मतलब ऊष्मागतिक सिद्धांत पर चल रहा है। ये रासायनिक बलगतिकी के बारे में नहीं बताता। अपचयन की बलगतिकी मतलब अभिक्रिया वेग के बारे में जानकारी नहीं देता है। ठीक है, अभिक्रिया वेग की जानकारी आपको नहीं देगा। ठीक है, मतलब ऊष्मागतिक रूप से ये वक्र सही है, लेकिन रासायनिक बलगतिकी रूप से आपको अभिक्रिया वेग की जानकारी ये आपको वक्र नहीं देता है।
ठीक है। दूसरी बात, ये आरेख अभिकारक व उत्पाद की साम्यावस्था के मानों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, किसको प्रदर्शित करेगा ये मान अपने को? अभिकारक व उत्पाद के साम्यावस्था पर डेल G0 के मान को व्यक्त करता है कि जब साम्यावस्था में जब अभिक्रिया होगी तब उस समय उत्पाद और अभिकारक का तापमान, जो गिब्स ऊर्जा का मान है वो किस प्रकार का है उसको व्यक्त करता है। अर्थात ये यहाँ पर जो G का मान है वो G का मान किस पर आधारित है? K पर आधारित है, क्योंकि हमने ये लिखा था डेल G0 बराबर माइनस RT नेचुरल लॉग K। तो यहाँ जो G का मान है वो किस पर बेस्ड है? K पर बेस्ड है, और K क्या है? साम्यावस्था स्थिरांक है। ठीक है, तो अपने को पता है कि K का परिकलन ठोसों की सक्रिय सांद्रताओं के लिए क्या माना जाता है? इकाई माना जाता है। अर्थात अभिकारक या उत्पाद ठोस अवस्था में होने पर यह अपने को G का मान सही मान अपने को बताता नहीं है। और यहाँ पर देखिए अभिकारक उत्पाद क्या बता रहा है? ठोस अवस्था में बता रहा है, और ठोस अवस्था में जो साम्यावस्था स्थिरांक का जो मान है वो अपने को पता है कि साम्यावस्था जब चैप्टर किया था तो ठोस अवस्था के लिए जो K होता है वो K क्या होता है? एक इकाई के रूप में प्राप्त होता है, एक यूनिट के रूप में प्राप्त होता है। तो ये जो अपने पास यहाँ पर जो गिब्स जो अपने एलिंगम जो वक्र किया है, इस एलिंगम वक्र की ये दो सीमाएं हमारे पास प्राप्त होती हैं। इसकी दो मुख्य सीमाएं हमारे पास आ जाती है। अब अपने पास यहाँ पर एक टॉपिक बनाया है, वो टॉपिक है कार्बन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड की अपचायक प्रवृत्ति। दोनों की तुलना करते हैं कि अच्छा अपचायक पदार्थ कौन है, कार्बन है या कार्बन मोनोऑक्साइड है, या आप भी कह सकते हैं कोक है या कार्बन मोनोऑक्साइड है। दोनों की अपचायक प्रवृत्ति की मैं तुलना कर रहा हूँ यहाँ पर। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एलिंगम आरेख बनाया। इस एलिंगम आरेख में कहते हैं कि ये वाला जो वक्र है, तीन वक्र मैंने लिए गए हैं। पहला वक्र जिसमें अपने कह रहे हैं कि प्रवस्था में जब परिवर्तन नहीं होता है तो अपने कहते हैं कि जो वक्र कैसा प्राप्त होता है? सीधी रेखा में प्राप्त होता है। तो ये कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है, ये पहला वक्र हो गया। दूसरा वक्र अपने पास देख सकते हैं कि जब कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण कर रही है, ये दूसरा वक्र है। और तीसरा वक्र कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलकर किसका निर्माण करती है? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर दो वक्र क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। इस बिंदु को अपने क्या बोल दिया? प्रतिच्छेदन बिंदु। और इस प्रतिच्छेदन बिंदु का जो तापमान है वो कितना है? 983 केल्विन इसका प्रतिच्छेदन तापमान है। तो आपने कहा था कि जिस वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, जिसका मान ज्यादा ऋणात्मक होता है, वो एक अच्छा अपचायक होता है। तो अपने कहते हैं इस 983 केल्विन तापमान से कम तापमान पर ये कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर मैं बात करता हूँ तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो गिब्स ऊर्जा का जो मान है वो ज्यादा ऋणात्मक आपको प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो अच्छा अपचायक कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन जैसे 983 केल्विन तापमान से मैं ऊपर चला जाता हूँ तो ये वाला वक्र कहाँ जाएगा? इस प्रतिशत बिंदु से ऊपर की तरफ चला जाएगा। और ये वाला जो वक्र है किसके लिए? कोक के लिए। वो कोक वाला वक्र 983 केल्विन तापमान से क्या हो जाएगा? फिर ज्यादा तापमान पर नीचे की तरफ आ जाएगा। मतलब अब जो 983 केल्विन से ज्यादा तापमान पर कोक के लिए जो गिब्स ऊर्जा का जो मान है, विरचन का जो मान है कार्बन मोनोऑक्साइड का, ठीक है, वो क्या हो गया? ज्यादा ऋणात्मक प्रवृत्ति का हो गया। तो मैं कह सकता हूँ 983 केल्विन तापमान से कम तापमान पर अच्छा अपचायक कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और 983 केल्विन तापमान से ज्यादा तापमान पर अच्छा अपचायक कौन है? कोक। ठीक है, तो अपने कहते हैं कम ताप पर तो हमारे पास कौन हुआ? कम ताप पर तो अच्छा अपचायक कौन हुआ हमारे पास? कार्बन मोनोऑक्साइड। और उच्च ताप पर कौन अच्छा अपचायक हुआ? कोक हमारे पास अच्छा अपचायक अपने को प्राप्त हुआ। इस वक्र के आधार पर अपने इस चीज का निष्कर्ष अपने सामने आया। ये क्यों हुआ इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर ये तीन समीकरणें लिखी है। देखो, पहली समीकरण की बात करता हूँ, कार्बन, कोक और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आयतन किसका है? अपने अभी जो कमी बताई थी इसमें एलिंगम आरेख की कि ठोस अवस्था के लिए साम्य स्थिरांक का मान क्या होता है? इकाई होता है। तो इसके मान में तो परिवर्तन होगा ही नहीं है, तो इकाई के रूप में परिवर्तन क्या हो रहा है? इन दोनों के गैसीय प्रवस्थाओं के अंदर। तो देखो, ऑक्सीजन का भी 1 मोल है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी 1 मोल है। तो दोनों के 1 मोल होने पर अपने कह रहे हैं आयतन क्या हो रहा है? अपरिवर्तित रह रहा है।
ठीक है, गैसीय आयतन में अपरिवर्तन आ रहा है, जिससे जो एंट्रोपी है वो एंट्रोपी भी अपरिवर्तित होगी। एंट्रोपी प्रवस्था परिवर्तन से ही संभव है। एंट्रोपी के मान में परिवर्तन कब संभव है? प्रवस्था परिवर्तन से संभव है, या तो ठोस द्रव गैस हो या गैस द्रव ठोस हो। तो प्रवस्था परिवर्तन हो नहीं रहा, अर्थात आयतन परिवर्तन नहीं हो रहा, जिससे एंट्रोपी का मान स्थिर है। और जब एंट्रोपी में परिवर्तन नहीं हो रहा, अर्थात प्रवस्था परिवर्तन नहीं होता है, तो गिब्स ऊर्जा का मान भी कैसा प्राप्त हो रहा है? स्थिर प्राप्त हो रहा है। इस आरेख से आप यहाँ पर निष्कर्ष अपने सामने आ रहा है। दूसरा देखें कि जब कोक ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है, ठीक है, कोक हमारे पास किस अवस्था में? ठोस। कोक ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। यहाँ पर भी देखिए कोक किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। और ठोस अवस्था के लिए साम्य स्थिरांक का मान इकाई, तो ऑक्सीजन 1 मोल और कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने मोल प्राप्त हो रहे हैं? 2 मोल। तो 1 मोल से आपको कितने मोल प्राप्त हो रहे हैं? 2 मोल प्राप्त हो रहे हैं। अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड के आयतन में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। उत्पाद के आयतन में क्या देखने को मिल रही है? वृद्धि देखने को मिल रही है। गैसीय आयतन में वृद्धि देखने को मिल रही है, जिससे अपने कह रहे हैं कि डेल एस 0 का जो मान है अपने को धनात्मक प्राप्त हो रहा है, बढ़ता हुआ प्राप्त हो रहा है। और जब डेल एस का मान धनात्मक या बढ़ता हुआ प्राप्त हो रहा है, उस स्थिति में गिब्स ऊर्जा का मान कैसा होता है? ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है। ये देखें कि जैसे जैसे अपने मान प्राप्त बढ़ता हुआ प्राप्त होगा, तो बढ़ने से जैसे जैसे आयतन बढ़ेगा, तो आयतन बढ़ने के साथ साथ अपने कह रहे हैं कि गिब्स ऊर्जा का मान भी अपने को कैसा प्राप्त होता जा रहा है? ऋणात्मक प्रवृत्ति का प्राप्त होता जा रहा है। तो वक्र नंबर 2 से ये निष्कर्ष निकल रहा है। तीसरा देखते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 मोल, ऑक्सीजन का 1 मोल मिलकर उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल है? 2। अर्थात 3 मोल गैसीय आयतन से 2 मोल गैसीय आयतन प्राप्त हो रहा है। तो अपने कह रहे हैं कि यहाँ पर गैसीय आयतन में क्या देखने को मिल रही है? कमी देखने को मिल रही है। और गैसीय आयतन में कमी देखने का मतलब हुआ कि जो एंट्रोपी में जो परिवर्तन है वो भी कैसा मिल रहा है अपने को? ऋणात्मक प्रवृत्ति का। और एंट्रोपी में परिवर्तन जब ऋणात्मक प्रवृत्ति का होता है, तो गिब्स ऊर्जा का मान कैसा प्राप्त होता है अपने को? धनात्मक। अर्थात जैसे जैसे एंट्रोपी में परिवर्तन ऋणात्मक होता जाएगा, गिब्स ऊर्जा का मान किस तरफ बढ़ता जाएगा? धनात्मक मान की तरफ क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है कि एंट्रोपी का मान ऋणात्मक होने से टी डेल एस का मान कैसा हो जाता है? धनात्मक हो जाता है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं कि तापमान वृद्धि के साथ साथ इसका मान पॉजिटिव हो रहा है, इसके लिए मान नेगेटिव हो रहा है, और इसमें परिवर्तन 0 हो रहा है। अर्थात गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन आपको 0 देखने को मिल रहा है। तो आपने यहाँ पर इन तीनों समीकरणों से ये बता सकते हैं कि कौन अच्छा अपचायक है और क्यों अच्छा अपचायक है। तो क्यों अच्छे अपचायक का उत्तर आपको ये समीकरण, आपको ये जो 3 पॉइंट है वो आपको इसका उत्तर दे देती है। ठीक है, तो अपने इससे निष्कर्ष निकला कि कम तापमान पर, अर्थात 983 केल्विन ताप से कम ताप पर यदि कोई धात्विक ऑक्साइड अपचयित होता है, तो अच्छा अपचायक कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन अगर 983 केल्विन तापमान से ज्यादा तापमान पर अगर कोई धातु ऑक्साइड अपचयित होता है, तो उसके लिए कौन से अपचायक पदार्थ का चयन करेंगे? अपने कोक का चयन किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज कैसे है मैं यहाँ पर इसको अगर बताता हूँ। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया, Fe2O3, इसका अपचयन आप कोक से भी कर सकते हैं, तो ये बना देता है 2Fe + 3CO। दूसरा ये भी हो सकता है Fe2O3 + 3CO, ये मिलकर बना देगा 2Fe + 3CO2। तो अपने कहते हैं कि इस हेमेटाइट एस के अपचयन के लिए मैं कोक को लूं या कार्बन मोनोऑक्साइड को लूं, वो डिपेंड करेगा इस हेमेटाइट एस का जो अपचयन ताप है वो कितना है। अगर वो 983 केल्विन से ज्यादा है या 983 केल्विन से कम है, तो 983 केल्विन से ज्यादा होगा तो कौन अच्छा अपचायक होगा? कोक। और 983 केल्विन से कम ताप है तो अच्छा अपचायक कौन होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पास अच्छा अपचायक होगा। अर्थात अपचायक पदार्थ के चयन के लिए हमारे पास तापमान महत्वपूर्ण कारक रहता है। तो यहाँ पर अपने एलिंगम आरेख की सहायता से जो हेमेटाइट एस्क है इसके अपचयन की मैं व्याख्या करता हूँ। तो इसके लिए मैंने ये वक्र बनाया। ठीक है, आपने पता है कि ये हेमेटाइट एस्क का विचलन अपने दिखा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये अपने इसका प्रतिच्छेदक बिंदु है। तो प्रतिच्छेदक बिंदु का जो ताप है, प्रतिच्छेदन जो ताप है वो तापमान कितना है आपके पास? 1073 केल्विन है आपके पास। ठीक है,
तो अपने कहते हैं कि अच्छा अपचायक कौन है, कोक या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अपने कहते हैं इस प्रतिच्छेदित बिंदु से नीचे, इस प्रतिच्छेदित बिंदु से नीचे ज्यादा ऋणात्मक मान किसका है, कार्बन मोनोऑक्साइड का, और इस प्रतिच्छेदित बिंदु से ऊपर जैसे तापमान इस 1073 से ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा ऋणात्मक मान किसका हो जाएगा, कोक का हो जाएगा। तो मैं कहता हूं कि अगर 1073 केल्विन से ज्यादा तापमान है, 1073 केल्विन से ज्यादा, या अपने कहते हैं 107 केल्विन से कम, तो कम तापमान है तो कार्बन मोनोऑक्साइड अच्छा अपचायक है, और इससे ज्यादा तापमान है तो कोक हमारे लिए अच्छा अपचायक है। तो हेमेटाइट एस्टर के लिए अपचायक का कार्य कौन करेगा, अपने कहते हैं 1073 केल्विन से ऊंचे तापमान पर तो ऊपर तापमान पर तो कोक हमारे लिए एक अच्छे अपचायक के रूप में कार्य करेगा, और 1073 केल्विन से कम तापमान पर कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए एक अच्छे अपचायक के रूप में कार्य करेगा। तो एग्जाम में यहाँ पर इतना एक क्वेश्चन आ सकता है कि हेमेटाइट एस का अपचयन एलिंगम आरेख के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो ये अपने एलिंगम आरेख के आधार पर स्पष्ट कर दिया कि कोक व कार्बन मोनोऑक्साइड में से अच्छे अपचायक के रूप में कौन कार्य करता है। ठीक है, तो ये अपने यहाँ पर एलिंगम आरेख को पूर्णतः समाप्त कर दिया। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो अपने पास इन एस्टों का अपने जो पूरा ये जो धातुक्रम का जो मेथड है वो पूरा लगाएंगे, मतलब जो 4 चरण थे, पीसना, सांद्रण, ऑक्साइड में परिवर्तन और इससे अशुद्ध धातु की प्राप्ति, ये चारों के चारों चरण अपने यहाँ पर अगले लेक्चर में पूर्ण करेंगे।